उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन सदन में पेश होंगे 4 विधेयक। 29 फरवरी को विभागवार बजट पर होगी चर्चा और 1 मार्च को पारित होगा बजट। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर होगी चर्चा। उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देवभूमि में करेंगे चुनावी रणनीति की तैयारी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन पर भी होगा मंथन। 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी का 55 दावेदारों का पैनल तैयार। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भेजे गए नाम पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में हुई पेश। गोलदार के हमले में मारे गए बच्चे के परिजनों को मिली सहायता राशि। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सौंपी 6 लाख के मुआवजे का चेक। और चारों धाम समेत चमोली के 50 से ज्यादा गांवों में बर्फबारी पड़ रही। कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें। इसी बीच हम खबर आपको उत्तराखंड से बता दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी सदन की कार्यवाही में मौजूद हैं। प्रश्नकाल में पक्ष विपक्ष के विधेयकों के सवालों पर चर्चा की जा रही है। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर बजट पर सामान्य चर्चा। सदन में धामी सरकार आज आर्थिक रिपोर्ट पेश करेगी। तो धन्यवाद प्रस्ताव और बजट को लेकर ये चर्चा सदन की कार्यवाही में उत्तराखंड के सीएम की मौजूदगी। प्रश्नकाल में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के सवालों का सिलसिला जारी। तो बजट पर होगी सामान्य चर्चा। बढ़ते आगे देहरादून से हम खबर आपको बता दें। दिल्ली में होगी उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे। तो अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक बेहद अहम चुनावी लिहाज से। जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे इस बीच अहम खबर देहरादून से आपको बता दें। पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना प्रदर्शन इंडिया अलायंस के सहयोगियों के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ इंडिया अलायंस के सहयोगियों का धरना प्रदर्शन। बिंदु खाता को राजस्व गांव घोषित किए जाने की मांग की गई है। तो प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन दल के नेता भी शामिल हुए।
रुक करते हैं अगली खबर का। बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं अब्दुल मलिक को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और मलिक के साथ ही बनभूलपुरा थाना क्षेत्र और वहां खड़े वाहनों को फूंकने वाले 36 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। और मलिक पर तो पुलिस ने पहले ही यूपीए लगा दिया था और अब सभी 36 लोगों पर यूपीए लगा दिया गया है। सभी जो इस हत्या करने की कोशिश करने सहित तमाम जो गंभीर धाराएं हैं उनके तहत तो मुकदमा दर्ज किया गया है और जिन पर ये धाराएं लगाई गई हैं उनमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अब्दुल्ला मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी समेत कई पार्षद और प्रभावशाली लोगों के नाम हैं। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने के बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया और थाने में आग लगा दी थी। मामले में पुलिस ने लाइन नंबर 8 वार्ड 25 आजाद नगर निवासी अब्दुल मलिक पुत्र अब्दुल रजाक समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला बनभूलपुरा थाने की ओर से दर्ज किया गया। देखिए, जो एफआईआर ऑलरेडी हो रहा है ये हमने सम्मिलित कर रखा है और अभियुक्त जो अब्दुल मलिक है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है। उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे और जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी अगर कठोर प्रयोजनों में डालने हैं तो वो भी हम विवेचना में सम्मिलित करेंगे। सर, नामजद लोग काफी संख्या में हुई थी, अभी गिरफ्तारी क्या स्थिति है? देखिए, नामजद अभियुक्तों में से सिर्फ एक अभियुक्त जो है अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोइद वो फरार है। बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब्दुल मोइद की गिरफ्तारी हम जल्दी कर लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिस रोटर प्रिसीशन ग्रुप कंपनी का नाम लिया था उस कंपनी ने 7 सालों में ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो 90 मिनट तक की उड़ान भर सकता है और इस ड्रोन में अब तक का सबसे हाईटेक ड्रोन इसे माना गया है। बनाया गया रोडकिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित रामनगर में एक रोटर ग्रुप कंपनी ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो केन नदी के घड़ियालों पर नजर रखेगा। आपको बता दें कि बीती रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इस ड्रोन और कंपनी का जिक्र किया था। ड्रोन बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर साद इब्राहिम ने बताया कि F90 प्लस ड्रोन है जो सर्वे का काम करते हैं और 90 मिनट की उड़ान भर सकता है। साथ ही 5000 की ऊंचाई तक टेकअप कर सकते हैं और बताया कि इसमें अलग अलग तरीके से कैमरे लगाए गए हैं जिससे सर्वे मैपिंग में आसानी होगी। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कंपनी का जिक्र किया जो कि रुड़की शहर और हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। ड्रोन की मदद से कई क्षेत्र में काम किया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो हमारा ट्रिनिटी F90 प्लस ड्रोन है जो कि एक सर्वे एंड मैपिंग ड्रोन है। इसकी खासियत ये है कि ये 90 मिनट की उड़ान भर सकता है। 5 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड से आप इसे टेक ऑफ करा सकते हैं। 120 मीटर की ऊंचाई पे उड़ता है और डेटा कैप्चर करता है। हमने पहले सर्वे एंड मैपिंग में ही, क्योंकि कंपनी जो है 1936 से सर्वे का ही काम करती है, तो सर्वे और मैपिंग के लिए ही हमने ड्रोन बनाया था। अब जैसे जैसे आगे टाइम आता जा रहा है तो सर्वेलेंस में, डिलीवरी में और बाकी चीज़ों में भी हम ड्रोन बनाने का शुरुआत कर रहे हैं। बढ़ते आगे, विधानसभा बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त पेयजल की समस्या को लेकर राहत मिलने वाली है। बागेश्वर की विधायक पार्वती दास का कहना है कि जल निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र मंडल सेरा पानी की टंकी लगभग बन गई है और इससे नगरवासियों को पेयजल की समस्या से राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र धूरा फाट खरेही पट्टी क्षेत्र में करीब पानी की टंकी का कार्य मार्च तक पूरा होने वाला है। बागेश्वर विधायक पार्वती दास का दावा है कि पेयजल की समस्या से जूझ रहे बागेश्वर वासियों को आगामी गर्मी में राहत मिल सकती है और बागेश्वर में जल संरक्षण की दिशा में प्राकृतिक नौले धारों को बचाना पार्वती दास का मुख्य लक्ष्य है।
पर जल के लिए हमारे पूरे कार्य चल रहे हैं। जल निगम द्वारा भी एक टैंकी हमारी यहाँ ये मंडल सिरा में बन रही है और एक जल जो हमारा एक पंपिंग योजना है वो बुहाला कबाड़ा वाली, वहाँ पर भी वो पूर्ण होने वाली है। ये मार्च तक वो पूर्ण हो जाएगा और हम जल संरक्षण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। 9 नए धारे बचाने हैं हमने और जहाँ पर जल स्रोत हैं उस पर भी कार्य हम कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाए जाने के बाद हरिद्वार में संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है और अखिल भारतीय संत समिति उत्तराखंड के महामंत्री हरिद्वार जगन्नाथ धाम के परमाध्यक्ष श्री महंत अरुणदास ने कर्नाटक सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाए जाने की निंदा की है और कहा है कि 1 मार्च को मुंबई में होने वाले अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। कर्नाटक के मंदिरों को इस टैक्स से मुक्त कराया जाए। की राष्ट्रीय अधिवेशन 1 मार्च से बंबई में आरंभ होने जा रहा है, जिसके अंदर प्रमुख रूप से ये मुद्दा उठाया जाएगा जो कर्नाटका सरकार ने हिंदू धार्मिक स्थानों के ऊपर जो टैक्स लगाया है। जिस प्रकार मुगलिया काल के अंदर मुगल शासकों ने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया था, उसी तरह ही ये कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने हिंदू धर्मों के जो हमारे मठ और मंदिर हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय है वहां 10% और जहां 1 करोड़ रुपए से कम की आय है वहां 5%। अखिल भारतीय संत समिति प्रदेश उत्तराखंड के महामंत्री होने के नाते मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हम इसके लिए जहां तक हमारा प्रयास होगा अखिल भारतीय संत समिति इस कार्य के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेगी और इस टैक्स को जो एक कर लगाया गया है इससे कर्नाटका के मठ मंदिरों को मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने 55 दावेदारों का पैनल तैयार किया है और स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद इन नामों को शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया है। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर विस्तार से चर्चा की गई। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। प्रत्याशियों का पैनल तय करते समय पार्टी की ओर से स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय और सामाजिक संतुलन रणनीतिक दृष्टि से विचार विमर्श किया गया। सबसे ज्यादा 11 दावेदार टिहरी सीट पर हैं और सबसे कम 5 दावेदार हरिद्वार और अल्मोड़ा सीट पर हैं। बीजेपी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद अब प्रत्याशियों का ऐलान केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। हर क्षेत्र में जो हमारा पर्यवेक्षक लोग गए थे उनके द्वारा जो नाम दिए गए हैं लगभग अधिकतम 8 से 9 की संख्या है और मिनिमम 5 से 7 की संख्या है। प्रत्याशी हमारे यहाँ बहुत प्रभावी रूप से जब पर्यवेक्षक गए तो उन्होंने सारे विषय चर्चा की। प्रथम वरीयता पूछी, द्वितीय वरीयता पूछी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उस आधार पर निर्णय हुए हैं और हल्के निर्णय हमारे दल में होते नहीं है। बड़े प्रभावशाली नाम आए हुए हैं, सब प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं और उनका अपना क्षेत्र में आधार है। ऐसे उन नामों को लेकर हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज खबर। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मालासी रेंज में गुलदार के हमले में मारे गए बच्चे के परिवार को 6 लाख के मुआवजे का चेक भेंट किया है। उन्होंने पीड़ित परिवार को अपने कैंप कार्यालय देहरादून में बुलाया और इसके बाद डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी और इस बीच उनकी मौजूदगी में ये चेक उन्हें दिया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 4 लाख का मुआवजा केंद्र और 2 लाख का राज्य सरकार की ओर से दिया गया है और इसके अलावा सरकार पीड़ित परिवार की हर सहायता के लिए खड़ी है। आपको बता दें कि घटना देहरादून वन प्रभाग के मालसी रेंज के अंतर्गत 10 वर्षीय बच्चों पर गुलदार के हमले की है, जिसमें बच्चे की मौत हो गई थी। इस बात के हमले में उसकी मृत्यु हो गई थी और सरकार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जहां उसको मारने के आदेश दिए, वहीं आज 6 लाख का चेक
उसके पिता मीर हमजा को 2 लाख रुपया प्रदेश सरकार और 4 लाख रुपया केंद्र सरकार से जो मुआवजा मिलता है उनको उन्होंने दिया है। और इस कष्ट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ में खड़ी है। कल मैं इनके परिवार में भी गया था, हाउस से बाहर निकल के, और आज मैंने उनसे कहा कि अपने अधिकारियों से कि तुरंत, देखिए हम किसी को वापस नहीं ला सकते, इस संकटीय घड़ी में उनके साथ खड़ा होना, उनको ढाढ़स बनाना, उनका साहस बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। मार्च माह को देखते हुए ऊर्जा निगम ने वसूली की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। ऊर्जा निगम के ईई ने लक्सर की सभी तीनों सब डिवीजन के ईई और जेई को वसूली के निर्देश दिए हैं। आगामी 15 मार्च से पहले बड़े बकाया वालों को बिलों की वसूली करने या कनेक्शन काटकर आरसी की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं और वित्त वर्ष के अंत में सभी विभाग राजस्व वसूली में जुट जाते हैं। बुधवार में ऊर्जा निगम के ईई और एसके गुप्ता ने लक्सर, भट्टीपुर और रायसी सब डिवीजन के जेई और एई के राजस्व वसूली को लेकर निर्देशित किया गया है। कहा गया है कि करीब 1 लाख से ऊपर 10,000 से ऊपर, माफ कीजिएगा, 10,000 से ऊपर के घरेलू जो और 2500 से ज़्यादा के जो कॉमर्शियल कनेक्शन हैं उनमें 15 मार्च तक पूरा बिल जमा कराएं, नहीं तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे और आरसी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने रोज 4 से 5 गांवों में वसूली के अलावा बिजली चोरी की जांच का अभियान चलाने और शाम को विभागीय ग्रुप में इसकी सूचना अपडेट करने की बात कही है। कनेक्शन काटे जा रहे हैं रोजाना के, जो हैं जो 50,000 से जो है ऊपर के बकायेदार हैं बड़े, उन पे आए दिन जो है कनेक्शन काटे जा रहे हैं। रेवेन्यू का जो है ऊपर से प्रेशर है शासन की तरफ से कि भाई जो है किसी भी हालत से जो है पैसा वसूल करना है। यूपीसीएल ने 400 करोड़ रुपए के लगभग का जो है ब्याज पे पैसा उठाया है 1 मंथ के लिए, इसीलिए कि जो है भाई पैसे जो है सप्लाई हमारी मेंटेन बनी रहे। पैसा नहीं आएगा तो सप्लाई भी कहाँ से मेंटेन हो पाएगी। सार्वजनिक सूचना की जाए, सूचनाओं के लिए ढोल नगारों से सभी को सूचित करा जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, शहर में कैंप लगाए जा रहे हैं और बाहर से भी टीम के द्वारा चेकिंग करवाई जा रही है। उसके साथ में कनेक्शन काटे हुए जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी की जा रही है। पेपर पे भी दिया गया है कई बार का जो है। बढ़ते आगे उधम सिंह नगर में जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद भी एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा असामाजिक तत्वों, उपद्रवों और अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया और इस क्रम में रोडपोर सोशल मीडिया स्टेटस और तमंचे के वायरल फोटो के आधार पर मुखबिर की सूचना पर सूरज गायन पुत्र जयदेव गायन सुंदरपुरा दिनेश को एक तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी बाबोज कात्याल ने बताया कि उधम सिंह नगर पुलिस सोशल मीडिया की गहनता से निगरानी करती है और इसे लेकर दिनेशपुर थाना क्षेत्र के एक युवक के अवैध तमंचे के साथ फायरिंग वाली वीडियो और मीडिया में वायरल हुई थी और इसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवक ने इस वीडियो को वायरल करना मात्र सोशल मीडिया और ज़्यादा न्यू व्यूज पाने के लिए किया गया है, इस बात का जिक्र किया। बेसिकली सोशल मीडिया पे लगातार हम लोगों का सर्वेलेंस बना रहता है और कोई भी इलीगल एक्ट या इलीगल वेपन के साथ यदि कोई सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट शेयर करता है तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में एक सूचना हमें मिली थी दिनेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत, तो हम लोगों ने उसमें जो मुलजिम है उसको अरेस्ट कर लिया, उससे इलीगल वेपन भी हम लोगों ने बरामद किया है और साथ में उस पर ऑब्जेक्ट के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई है। और इसमें मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि सोशल मीडिया पे यदि कोई भी इलीगल एक्ट करते हुए या उसका एक्ट का वीडियो पोस्ट करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। बढ़ते आगे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन धामी सरकार ने सदन में बजट पेश किया और विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ सदन में सरकार ने बजट पेश किया है। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए करीब 89,000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया और सरकार ने बजट में गरीब, किसान, महिला वर्ग को विशेष प्रावधान रखा है। फोकस किया गया। सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया और जबकि विपक्ष बजट को निराशाजनक बता रहा है।
एक तरफ सरकार ने देहरादून में राज्य का बजट पेश किया, दूसरी तरफ कांग्रेस ने देहरादून में बजट सत्र कराने का विरोध किया और सरकार इस फैसले के विरोध में कांग्रेस के गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र का आयोजन किया गया। कांग्रेस का यह भी कहना था कि आंदोलन के समय से आंदोलनकारी गैरसैंण की स्थायी राजधानी बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए सत्र किए, लेकिन धामी सरकार ठंड का हवाला देकर सत्र से बचती नजर आई। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में बजट पेश किया। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ सदन में सरकार ने बजट पेश किया। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सरकार ने बजट में गरीब किसान महिला वर्ग को विशेष प्रावधान किया। सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया, जबकि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक जताया है कि सरकार मनमाने तरीके से सदन चलाना चाहती है। कल जो है राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, हम समझते हैं कि सरकार उस पर 2 दिन चर्चा कराएगी और तत्पश्चात जो है बजट जो है ले करेगी, लेकिन सरकार जल्दबाजी में है क्योंकि प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसका जवाब देने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित है। इसलिए इन प्रकरण जो है सत्र को जो है जल्दी जो है समाप्त करना चाहती है। हम आज कानून व्यवस्था का मुद्दा कार्यस्थगन के माध्यम से प्रमुखता के आधार पर उठाएंगे और जो हमारे साथियों के नियम 58 की सूचना है उसके आधार पर अपने बात सदन के अंदर। वहीं एक तरफ जहां सरकार ने देहरादून में राज्य का बजट पेश किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने देहरादून में बजट सत्र कराने का विरोध किया। सरकार के इस फैसले के विरोध में कांग्रेस ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र का आयोजन किया। कांग्रेस का कहना है कि राज्य आंदोलन के समय से आंदोलनकारी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए वहां सत्र किए, लेकिन धामी सरकार अब ठंड के नाम पर वहां सत्र करने से परहेज कर रही है। देखिए, गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है, एक शब्द प्रतीक शब्द है। संसद ने गैरसैंण इस उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया। इसका जो सृजन हुआ, जिसका जो स्थापना हुई, वो हिमालयी राज्य के रूप में हुई। और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडापन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। और फिर खुद विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो बजट सत्र हैं वो भविष्य में गैरसैंण में होंगे और उन्हें अपने शौक पूरा करने भी चाहिए, क्योंकि जनता तो उन्हें अब निर्वाचित करने वाली है नहीं। तो इसी तरह का वो ड्रामे और इसी तरह की उनका नौटंकी चलती रहेंगी। और अच्छा है कि कोई डम्मी विधायक बन रहा है, कोई विधानसभा अध्यक्ष बन रहा है, तो अपना बेचारे अपने मन को बहला रहे हैं, अच्छा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सत्र के दौरान सड़क से लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस विधायकों ने जहां सदन के भीतर बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित कर सरकार को गैरसैंण के मुद्दे पर घेरा। सवाल ये है कि क्या सत्र गैरसैंण में करने से गैरसैंण का विकास होगा या फिर गैरसैंण सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा भर रह गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।